तो डियर आज के क्लास में जो है ना हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, जनजातियाँ, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। तो देखिए इसमें से जो है हमें एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि क्या क्वेश्चन देखने को मिलता है सेटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए जनजाति के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए जैसे कि हम लोग का जो समाज था ना वो अलग अलग वर्गों में विभाजित था। जैसे कि कुछ जो थे बड़े जाति के होते थे, कुछ छोटे जाति के होते थे। तो बड़े जाति लोग जो होते थे ना वो छोटे जाति के जूठन नहीं खाते थे या उनको उससे छुआछूत इस तरीके के वो रखते थे। लेकिन ये जो जनजाति होती थी ना, जनजातियों में एक चीज़ थी कि इन लोगों में जाति प्रथा नहीं थी, कोई ऊंच नीच नहीं था। ठीक है, ये लोग जो थे ना एक समान थे। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो ब्राह्मण जो थे ना वो एक सामाजिक नियम बताए थे, जो समाज में जो है एक तरह का नियम चलता था जो कि हर कोई उसे मानता था। और तो ये जो जनजातियाँ थी ना वो किसी भी तरह का नियम को नहीं मानता था। ठीक है, ये लोग की अलग दुनिया थी। ये लोग ऊंच नीच छोटे बड़े इस सब से परे थे। ठीक है, तो जनजातियाँ जो थी इसमें एक चीज़ था जो कि बहुत ही अच्छा था, वो ये था कि इसमें किसी तरह का ऊंच नीच भेदभाव नहीं था, ये एक समान थे। ठीक है, तो देखिए कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव होता था और कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा, अपनी अहल्दा संस्कृति को बचाया। तो देखिए जैसे कि जब हम लोग जाति की बात करते हैं तो यहाँ पे जब भी जाति होता है ना तो जाति में अलग अलग जात में लोग बांट जाते हैं। कुछ बहुत ही अधिक शक्तिशाली समाज होते हैं, कुछ बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जनजाति लोग को कभी कभी जो है बड़े बड़े जो जाति होते थे उनके साथ उनका सामना होता था। लेकिन इनमें ये खास बात था कि चाहे कुछ भी हो ये अपनी आज़ादी को बरकरार रखे और एक अपनी संस्कृति को बचाए रखे। ठीक है, यानी एक तरीके से हम लोग बोले तो जनजाति की एक अलग संस्कृति थी जो कि आपका जो जाति विभाजन जो समाज था उससे अलग था, और ये लोग अपनी संस्कृति को हमेशा बचा के रखा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को जाति से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलता है हम लोगों से, जैसे कि किस जगह का जनजाति जो थी यानी कौन जगह पे कौन सी जनजाति रहती थी, यहाँ से हमने ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए जनजाति लोग जो है भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। ठीक है, जैसे कि कुछ शक्तिशाली जनजाति का बड़े इलाकों पर नियंत्रण था, और पंजाब में खोखर जनजाति जो है 13वीं और 14वीं सदी के दौरान जो है बहुत ही प्रभावशाली था। तो देखिए जनजाति अगर हम लोग बोले तो हम लोग बोले कि बहुत ही जो कमज़ोर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। कुछ कुछ बहुत ही शक्तिशाली जनजाति थे और वो लोग जो है बहुत ही बड़े इलाके पे अपना नियंत्रण करके रखे थे। उसी में अगर हम लोग बात करें तो पंजाब में एक खोखर जनजाति है जो कि 13वीं और 14वीं शताब्दी में जो है बहुत ही प्रभावशाली था। ठीक है, इस ये बाद में खक्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए थे और उनके मुखिया का नाम देख लीजिए है आपका कमाल खान खक्कर, को बादशाह अकबर ने मनसबदार भी बनाया था। यानी ये जनजाति इतनी प्रभावशाली थी, ये जनजाति की आपका इसके जो मुखिया थे कमल खान खक्कर, उसको अकबर जो है अपना मनसबदार भी बनाया था। ठीक है, अब मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लांघा और अरघन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। ठीक है, ये भी जनजाति है आपका लांघा और अरघुन लोगों। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल एवं जनजाति थी। देखिए उत्तर पश्चिम में यानी बलोच एक जनजाति है जो कि किस धरती तो उत्तर पश्चिम में थी, और ये लोग जो है ना अलग अलग मुखियों वाले की छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। और पश्चिम हिमालय में गढ़ियों की जनजाति रहती थी, और उप महाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर नागा थी, अहोम थी और कई दूसरी जनजाति की पूरी तरह प्रभुत्व था। तो यहाँ पे आपको दो तीन जनजाति के बारे में जो दिया गया है तो इसके बारे में याद रखिएगा। हिमालय में गढ़ियों की जनजाति थी, और बलोच का था तो उत्तर पश्चिम में बलोच था, और आपका ये उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर नागा था, तो नागा किधर था उत्तर पूर्वी भाग पर नागा था। ठीक है, अब बिहार और झारखंड में जो है हमें जो है चेर जनजाति देखने को मिलती है। ठीक है, और जो आपका अकबर के सेनापति राजा मान सिंह जो थे ना ये 1591 में चेर लोगों पर हमला भी किया था और उसको हरा भी दिया था, लेकिन वहाँ से वो ज़्यादा माल इकट्ठा नहीं कर सके थे और उसको अपना अधीन में
के नहीं रख सके, और इस तरीके से जो है वहाँ पे उस क्षेत्र पे और भी महत्वपूर्ण जनजाति जो है मुंडा और संथाल जनजाति भी है, और ये जो है आपका उड़ीसा और बंगाल में भी रहते हैं। तो ये जो मुंडा और संथाल जनजाति है ये आपका बिहार और झारखंड में भी देखने को मिलता है, इसके अलावा ये उड़ीसा और बंगाल में भी देखने को मिलता है। क्लियर है यहाँ पे? तो हम लोग चेट जनजाति के बारे में समझ में आ गया ना कि कहाँ है, बिहार और आपका झारखंड में है। अब देखिए इसी तरह हम लोग कर्नाटक और महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पे आपका कोली, बेराद तथा कई दूसरी जनजातियों की निवास स्थान है कोली और बेराद। ठीक है, कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते हैं। कोली लोग कहाँ रहते हैं? गुजरात में रहते हैं, और कुछ और दक्षिण में कोडागा, वेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। भीलों की बड़ी जाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। भील कहाँ थे? तो पश्चिम और मध्य भारत में थे, और 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें से कई जगह बसे हुए खेतियार और यहाँ तक कि जमींदार बन चुके थे। तब भी भीलों के कई कुल शिकारी संग्रहक बने रहे, और मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़े तादाद में फैले हुए थे। तो देखिए यहाँ पे गोंड जनजाति के बारे में पूछा जाता है आप लोगों को, तो गोंड लोग जो थे ना ये आपका छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और आंध्र प्रदेश में, ये 4 इलाके में जो है गोंड जनजाति बहुत ही भारी मात्रा में था। तो भील के बारे में क्या बोल रहा है कि ये पश्चिम और मध्य भारत में था। तो 16वीं शताब्दी जैसे आया तो धीरे धीरे ये क्या है, ये जो जनजाति थे ये बहुत ही शक्तिशाली बन गए थे, और कोई कोई तो खेतियार बन गए, यानी जो आपका कृषक होते हैं, मतलब कि एक अस्थायी कृषक बन गए थे, कोई जमींदार भी बन गए थे, लेकिन कुछ वैसे ही थे जैसे पहले शिकार संग्रह की तरह अपनी ज़िंदगी यापन करते थे, वैसे ही ये लोग कुछ जनजाति यानी उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि मतलब शिकारी और संग्रह बन के ही रह गए थे। ठीक है, तो इसके यहाँ पे गोंड जनजाति के बारे में याद रखिएगा, ये आपका छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में हमें देखने को मिलता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए रात में भी लोग हिरन का शिकार कर रहे हैं। अब देखिए खानाबदोश और घूमती लोग कैसे, तो सबसे पहले देखिए हम लोग को खानाबदोश क्या होता है। तो खानाबदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते हैं, और उसका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर होता है। जैसे कि आप देखते होंगे कि खानाबदोश क्या होता है ना, अपने ये लोग घूमतू लोग होते हैं, जैसे कि अपने पशु लोग को लेकर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। इस दौरान वो क्या करते हैं ना है कि, और जैसे जो जानवर से जो उत्पाद मिलता है उसी से ये अपने जीवन यापन करते हैं, जैसे दूध हो गया, दही हो गया, घी हो गया, इस तरीके से। और कभी कभी ये क्या करते हैं ना, ये लोग पूरे परिवार के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, यानी बच्चे, गाय और सामान सब चीज़ रहता है। तो ये लोग ऐसा भी करते हैं कि मान लीजिए ये कोई जगह पे गया, ठीक है, बिहार चला गया, मान लीजिए यहाँ पे कोई जगह पे कुछ बहुत ही सस्ती चीज़ें देखने को मिल गया, तो यहाँ से ये लोग खरीद लेते थे, और फिर दूसरी जगह मान लीजिए झारखंड में आके ये लोग उसको बेच भी देते थे। तो इस तरीके का इन लोगों का काम यहाँ पे चलता था। ठीक है, तो यहाँ पे बंजारा लोग जो था ना ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश था, और इसी का मतलब कि क्या हुआ कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी जो थे ये बंजारों का भी इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए क्या करते थे, क्योंकि ये लोग जो थे एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, तो इसलिए ये क्या करते थे कि बंजारों का इस्तेमाल किस लिए क्या करते थे, अनाज की ढुलाई के लिए, कि इस जगह से दूसरी जगह पे वो अनाज को भिजवा दिया करते थे। तो बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज से जाकर शहरों में बेचते हैं, और सैन्य अभियानों के दौरान वो मुगल सेना के लिए खगानों की ढुलाई का काम भी करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज ढोते होंगे। तो देखिए इतना बैल जो है वो अनाज ढोते थे। अगर कोई भी मतलब कि युद्ध होता था तो सेना के लिए जो अनाज की ज़रूरत होती थी तो यही बंजारे लोग जो है ढोआ करते थे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे बंजारों के बारे में दिया हुआ है यहाँ पे, तो आप देखिए 17वीं सदी के आरंभ में भारत में आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मंडी ने बंजारों के बारे में वर्णन किया है कि किस तरीके से आपका बंजारों की एक टांडा से मुलाकात हुई थी। उसमें 14,000 बैल थे, वो अपने पूरे मतलब फैमिली के साथ, बीवी बच्चों के साथ और पशुओं के साथ, जो कि गेहूँ और चावल का बोरी ढोए हुए थे, और वो एक जगह से लगातार दूसरे जगह पे जो है आते हैं जाते हैं, और और वो एक दिन में कम से कम 6 से 7 मील से ज़्यादा वो सफ़र
नहीं करते हैं और वो बरसात के मौसम में भी जो है अपना सफ़र को जारी रखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है अंग्रेज व्यापारी पीटर मंटी ने बंजारों के बारे में वर्णन किया है। तो डियर, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को लेके आते हैं आपके पास, जो कि आपके लिए सिटेट के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो जैसे कि हर एक चैप्टर में अभी तक 5 साल में अभी जब से ऑनलाइन हुआ है ना डियर, तब से तो क्वेश्चन का जो आपका ये है वो थोड़ा सा बदल गया है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कि अभी आपके लिए एक एक पॉइंट पढ़ना जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे जनजाति से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखने को मिलता है हमें। ठीक है, तो थोड़ा सा जनजाति वाला जो भी अभी हम लोग डिस्कस किया उसको अच्छे से देख लीजिएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप चैनल में नए डियर तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। हम लोग क्लास 6 to 8 तक का एनसीईआरटी की बुक को यहाँ पे कवर कर रहे हैं, जिसमें हम जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ताकि हम बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके के साथ और पढ़ सके। हम फिर मिलते हैं।